आप पर इल्जाम है कि आपने सूर्यकांत तिवारी से करोड़ों रुपए लिए, ऐसा उनकी डायरी में दर्ज है। कहीं पे किसी भी तरह का कोई कागजात, कोई प्रूफ नहीं मिले, इसीलिए आज हम इस केस में बने हुए हैं और हम अपनी लड़ाई कानूनी लड़ रहे हैं। शहर में गुंडागर्दी बढ़ गई है, वो दबंगई की राजनीति करते हैं। ये शहर की जनता ज्यादा बेहतर जवाब देगी इसका। कौन है देवेंद्र यादव? छत्तीसगढ़ के एक विधायक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास, या फिर एक आरोपी जिन पर कोयला घोटाले के इल्जाम लगे हैं, जिन पर सूर्यकांत तिवारी से करोड़ों रुपए लेने के इल्जाम लगे हैं, जिन पर महादेव ऐप में संलिप्तता के इल्जाम लगे हैं। कौन है देवेंद्र यादव? विधायकों के जत्थे को ले जाकर दिल्ली में भूपेश बघेल के लिए शक्ति प्रदर्शन करने वाले, ताकि 2.5 बरस की मियाद के बाद टीएस सिंहदेव की दावेदारी ना हो, या फिर अजीत जोगी के वर्चस्व के ज़माने में बाकी सभी गुटों को साथ लाकर यूथ कांग्रेस की प्रदेश की सदारत करके अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले और फ़कत 22-23 बरस की उम्र में भिलाई के मेयर बन के उस पर सफलता का टीका लगाने वाले। कौन है देवेंद्र यादव? खुद उन्हीं समझ लेते हैं। कैसे हैं आप नेताजी? परफेक्ट, बस आनंद ले रहे हैं। अभी तो चुनावी सरगर्मी। ये प्रचार करते घूम रहे थे, यहीं पे हमने इनको पकड़ लिया। हमको बहुत सारे लोग मिले शहर में जी, जिन्होंने ये कहा कि भिलाई में नशा बहुत बढ़ गया है, गांजा बहुत आसानी से उपलब्ध है और इसकी वजह से अपराध बहुत बढ़ गया है। क्या कहेंगे विधायक जी? देखिए, ऐसा है कि भिलाई मिनी भारत है। भिलाई का कल्चर हमेशा एक दूसरे के साथ चलने वाला है और यहाँ पे कहीं भी कल्चर नशाखोरी और इस तरीके की चीज़ों का नहीं रहा है। चूँकि चुनाव है तो चुनावी प्रबंधन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश भर में गणेश जी की प्रतिमा में दूध पिलवा दी लोगों से। तो ये पार्टी नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है उनकी, पब्लिक के बीच में वो जाती नहीं है, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा बनाती है। तो आप देखे होंगे कि पोस्टर्स में, बैनर्स में वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। भिलाई का कल्चर बहुत रिच है, एनरिच है और यहाँ पर एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे हम लोगों ने पिछले समय में बहुत काम किया है। दूसरी तरफ अगर भिलाई को देखें तो भिलाई एक समय ऐसा शहर था जो पूरे भारत का सबसे आधुनिक शहर था। उस स्थिति में से आज कंपेयर करें तो ये बात भी सच है कि भिलाई ने अपनी पुरानी साख को खोया है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से जिस तरीके से भिलाई पे इंटरेस्ट लेना था जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, उन्होंने नहीं दिया। तो स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यहाँ का जो कम्युनिटी एनवायरनमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस काम नहीं हुआ। हम पिछले 4-5 सालों से अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं कि जो शहर आईटी के लिए, आईआईटी के लिए जाना जाता था, वो अब महादेव ऐप की आईडी के लिए जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने जो महादेव ऐप हो या जिस तरीके से भी ये सट्टे होते हैं, ऑनलाइन सट्टे होते हैं, उसके लिए कानून बनाया, कानून बनाकर लगातार कार्रवाइयाँ की। केंद्र की सरकार इस पर कानून क्यों नहीं बनाती? हमारी सरकार ने इस पे जो अपराधी हैं उसके लिए लुकआउट नोटिस किया। केंद्र की सरकार उन अपराधियों को बाहर से, देश से लेके क्यों नहीं आती? सवाल तो यहाँ पे है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से उनसे चंदा वसूली करती है थोड़ा डरा के, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। मैं तो पूछना ये चाहता हूँ कि देश भर में ऑनलाइन सट्टे का जो इतना बड़ा गेम चल रहा है, उसमें केंद्र की सरकार अभी तक सजग क्यों नहीं है? और जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार देखेंगे तो उसने इस पे कानून भी बनाया और इस पे क्रियान्वयन भी हो रहा है, और सबसे ज़्यादा अधिक कार्रवाइयाँ अगर कहीं हुई है तो भिलाई शहर में हुई है। सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं आप? जी, जानता हूँ। कैसे जानते हैं, बताइए। कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस में सक्रिय रहे, उनसे मिलना जुलना रहा है हमारा। कोयला घोटाले के आरोपी भी हैं? हाँ, कोयला घोटाले के आरोपी हैं। आप पर इल्जाम है कि आपने सूर्यकांत तिवारी से करोड़ों रुपए लिए, ऐसा उनकी डायरी में दर्ज है। ये बीजेपी वाले उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं हर तरह की बातचीत में। कितने करोड़ रुपए लेने का इल्जाम है? देखिए, ऐसा है कि ईडी की कार्रवाई मेरे घर पे हुई थी और ईडी के लोग सब जगह आए और उन्होंने सब कुछ तहकीकात की, और इसके बाद जो प्री एमएलए का केस उन्होंने बनाया तो उसमें केवल और केवल देवेंद्र यादव के नाम से उनको
21 लाख की संपत्ति मिली, जिसमें 2012 का मेरा घर था जिसमें मेरी माँ के नाम से था, और मेरी सैलरी के अकाउंट के पैसे 8 लाख रुपए। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है और ईडी की बात है, तो आप भी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है आज ईडी का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी के मामले में इनका ये कहना है कि मैं खैरागढ़ के इलेक्शंस का इंचार्ज था, और इलेक्शंस के इंचार्ज होने के कारण ईडी मेरे घर आई, क्योंकि इलेक्शन में जो पैसा उपयोग हुआ था उनका ये आरोप है कि वो कोयले घोटाले से आया था। लेकिन इस बात की ये पूरी स्पष्टता है कि कहीं पे किसी भी तरह का उनके को कोई कागजात, कोई प्रूफ नहीं मिले। इसीलिए आज हम इस केस में बने हुए हैं और हम अपनी लड़ाई कानूनी लड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये स्पष्टता आएगी कि सच क्या है। पर आपके समर्थकों को डर है कि आप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये तो एक अच्छा र्यूमर बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, और इस र्यूमर से मैं डरता नहीं। अगर हम गलत होते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तक हमें खाली छोड़े नहीं रहते। आपके विरोधी ये क्यों कहते हैं कि देवेंद्र यादव के विधायक बनने के बाद शहर में गुंडागर्दी बढ़ गई है, वो दबंगई की राजनीति करते हैं? ये शहर की जनता ज़्यादा बेहतर जवाब देगी इसका, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको भी शहर की जनता बहुत अच्छे से जानती है और देवेंद्र यादव को भी जानती है। तो मुझे लगता है कि मैं कहूँ, स्पष्टता दूँ तो वो ठीक नहीं है। ये जनता का सवाल है कि गुंडा कौन है। आपका नाम, जैसा मैंने परिचय में कहा, विधायकों के उस जत्थे का नेतृत्व करने के लिए भी लिया जाता है जो भूपेश बघेल के पक्ष में दिल्ली में माहौल बना रहे थे। सत्य है? हम लोग सभी लोग गए थे पार्टी के आला कमान में, हमने अपनी बात रखी। किससे बात रखी? हमने केसी वेणुगोपाल साहब से मिले। निश्चित रूप से अगर पार्टी में कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अगर हमारा कुछ विवेक कहता है तो हम उस विषय को लेके जाएं और हमारी पार्टी नेतृत्व से बात करें। तो हम सभी विधायक गए थे, और ये भी बात सही है कि सबसे, चूंकि मैं संपर्क में रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन वर्क में रहा हूँ, तो सब लोगों से संपर्क था। क्या कहा आपने आला कमान से जाके? हमने ये बात कही कि अगर अभी कोई ऐसा परिवर्तन की चर्चा हो रही है तो इस पर विचार करना चाहिए, और बाकी जो बातें हैं, चूंकि ये आला कमान से हमारी बातें हैं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा मीडिया में नहीं चर्चा क्या चल रही थी कि टीएस सिंहदेव हो सकते हैं सीएम? हाँ, ये एक औपचारिक चर्चा सब पेपरों में आ रहा था, तो हमें इसकी चिंता हुई, इसलिए हम गए वहाँ पर और हमने कहा कि ऐसा कुछ है क्या, इसमें कोई सच्चाई है क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है, और इसके बाद हम सभी विधायक वहाँ से लौट आए। विधायकी की चर्चा हो रही है, शुरुआती सूचियों में आपका नाम नहीं आया, तो एक चर्चा ये भी चली कि देवेंद्र यादव का टिकट कट सकता है। आप तक भी ये चर्चाएं पहुंची थी? देखिए, ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने घर घर तक पहुंचाई। इसका कारण है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ना डेवलपमेंट के एजेंडे पे लड़ पा रहे हैं, ना उनकी कोई ऐसी बात है जिस पर वो पब्लिक के बीच में जाकर अपनी बात रख पाएं। तो वो लगातार नैरेटिव्स बनाते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, और उस दिग्भ्रमित कर जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, भिलाई की जनता चुनाव लड़ रही है, भिलाई की आम आवाम चुनाव लड़ रही है, भिलाई की माताएं बहनें चुनाव लड़ रही हैं, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिक रही है। पर प्रेम प्रकाश पांडे के समर्थकों का ये कहना है कि जब देवेंद्र यादव ये सब हुंकारी भरी बातें करते हैं, तब वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर गोल गोल जवाब देते हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि कुछ नौजवान फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनमें आपस में विवाद हुआ, एक की हत्या कर दी गई, और जिसने हत्या की वो देवेंद्र यादव का आदमी था। देखिए, ऐसा है कि घटनाएं लगातार समाज में होती है, और जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाएं में अगर न्याय नहीं हो, कानून अगर अपना काम नहीं करे, तो निश्चित रूप से किसी को आरोप लगाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस घटना में पूरे शहर के अंदर न्यायप्रिय कार्रवाई नहीं हुई, और अगर कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पहले हम लोग उसको संज्ञान में लेते हैं, और उसमें न्याय कराने के लिए जो हमसे हो सकता है हम करते आए हैं। अच्छा, आखिरी प्रश्न मेरा ये है देवेंद्र यादव जी, कई लोगों ने कहा कि दिल्ली आला कमान की नज़र में आपका कद बढ़ा है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा में आपकी सक्रियता को लेकर, और फिर लोगों ने ये भी कहा कि इसी बढ़ते कद को कतरने के लिए पार्टी के भीतर के ही प्रदेश के कई नेताओं ने अपने अपने तय आपका इंतज़ाम करने की, आपको सेट करने की कोशिश भी की है। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो चलेगी, हर जगह चलती है, लेकिन इस पॉलिटिक्स में जो सरवाइव करता है वो सच के भरोसे सरवाइव करता है। और मैं अपनी लड़ाई बहुत शुरुआती दौर से कठिन परिस्थितियों में भी आगे इसलिए बढ़ता रहा क्योंकि मैं सच के साथ चलता हूं और लोगों के साथ चलता हूं। आने वाले समय में भी बहुत चुनौतियां रहेंगी,
इंटरनल भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी, लेकिन उन चुनौतियों के आगे इसलिए निकलेंगे क्योंकि हम सच हैं। और दूसरी बात कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि हमें लोगों के लिए काम करना है। मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता ये सब की। आपके बड़े भाई का नाम क्या है? धर्मेंद्र यादव। सबने कहा कि जो आपको सामाजिकता और जलवा दिख रहा है वो दरअसल धर्मेंद्र यादव की पूंजी है, सत्य है? कह सकते हैं, देखो परिवार में जब हम रहते हैं तो परिवार में हर किसी का योगदान होता है। मेरी माँ का भी है, मेरी पत्नी का भी है, मेरे भाई का भी है, सब परिवार के लोग साथ में रहते हैं। और फिर ये भी कहा गया कि धर्मेंद्र यादव जी विद्या भैया के और महेंद्र कर्मा के, विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा के बहुत करीबी थे, ये बात भी सही है? नहीं, महेंद्र कर्मा जी के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया, विद्याचरण शुक्ला जी के साथ मैंने काम किया काफ़ी। आपने कहा। जी महेंद्र कर्मा का जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे वो झीरम घाटी का जी हमला भी याद आ रहा है। जी आप उस काफिले में थे, जी। बताइए कहाँ थे? उस काफिले में सबसे आखिरी गाड़ी में विद्या भैया की जो गाड़ी चल रही थी उसके बाद की गाड़ी में मैं था। और बहुत कोइंसिडेंट था कि विद्या भैया ने मुझे गाड़ी में बैठने बोला, और चूंकि मेरी हेल्थ के कारण हम लोग 4 लोग बैठ नहीं पा रहे थे, तो मैं पीछे वाली गाड़ी को ड्राइव करके आने लग गया। और एक सफ़र में साथ में ही चल रहे थे, एक टर्न आई, मैं टर्न में विद्या भैया की गाड़ी आगे निकल गई क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में थे, मैं मतलब उससे छोटी गाड़ी में था। और वहीं पर एक एम्बुश लगा हुआ था, मैं रुका, इसके बाद सुने तो गोलियों की आवाज़ आ रही थी। फिर हमने बड़ा प्रयास किया, पीछे तोंगपाल थाने गए और कि वहाँ पे गोलियाँ चल रही है, कुछ हादसा हो रहा है, पुलिस को लेकर भी वहाँ पहुँचे। और पूरे एपिसोड में मैं लाइव वहाँ पर उपस्थित था, जिससे बहुत करीब से उस घटना को देखी। सबसे पहले सूचना भी हमारे सीनियर लीडर्स को मैंने ही की, थाने में भी गए, रात में जो भी लोग वहाँ पे आ रहे थे गांव में उनको रुकाया, हम लोग भी वहाँ रात में रुके और बड़ी मुश्किल से अगले दिन आ पाए थे। तो आप घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में थे? नहीं, मैं घटनास्थल की घटना जो हुई उसकी जानकारी देने वालों में सबसे पहले था, क्योंकि मैं घटनास्थल के जस्ट करीब था। विद्या भैया की गाड़ी गई और इसके बाद एम्बुस लगा, एक पेड़ गिरा और मेरी गाड़ी रुकी, बस इतना ही था सफ़र। शायद 2-4 मिनट और होते तो मैं उस एम्बुस के अंदर रहता। ये उन दिनों की बात है जब अजीत जोगी कांग्रेस में हुआ करते थे। अजीत जोगी पर भूपेश बघेल कैंप लगातार ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं। और जब आपकी राजनीतिक कहानी लिखी जाती है तब आपका पहला परिचय यही दिया जाता है कि द बॉय हु चैलेंज्ड अजीत जोगी कैंप। देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा ही इससे मेरा जो विजन है, मेरा जो थॉट है, मैं उस पर चलता हूँ और मैं अपनी लाइन को बहुत साफ रखना चाहता हूँ। उस लाइन में अगर किसी को आपत्ति है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने काम को करते रहता हूँ। तो यही हुआ, हम उस समय NHI में नए थे, कॉलेज का प्रेसिडेंट का चुनाव मैंने लड़ा और उस समय काफ़ी दबाव होता था कि उस गुट के ही लोग बनते थे, लेकिन हमें बनने की इच्छा थी। हम अपने साथियों के साथ निकल पड़े सफ़र में, धीरे धीरे कारवा बनता गया और सफलता मिली। कई लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव से ये पूछ लीजिएगा कि जो जज साहब हैं, रिटायर्ड पटेल साहब, उनकी कमेटी में जातिवार गणना को लेकर जो आंकड़े आए, सूत्रों के कहना है कि अभी प्रदेश में कुर्मीवाद की राजनीति का बाहुल्य है और इसलिए भूपेश बघेल और उनके नेतृत्व में नेतागिरी चल रही है। आंकड़े बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि साहू समाज और यादव समाज की संख्या कहीं ज़्यादा है और तब देवेंद्र यादव जैसे नेताओं की सत्ता के शीर्ष पद की दावेदारी बढ़ जाएगी। देखिए, ऐसा है कि मेरी पॉलिटिकल जो लाइन रही है, मैं कभी भी जाति समुदाय की राजनीति पर बहुत विशेष फोकस नहीं हो पाया, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकलता हूँ। मुझे ये लगता है कि हमें समान व्यवहार के साथ काम करना है। अगर हमारे अंदर क्षमता होगी और हम कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर और पार्टी मौका देगी। और जहाँ तक शीर्ष की बात है तो मैं अभी काफ़ी यंग हूँ, मुझे लगता है अभी 33 साल का हूँ, तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है काफ़ी सफ़र देखना बाकी है और मेरे अंदर कितनी गंभीरता है और मेरे अंदर कितनी क्षमता है काम करने की, अभी उसको दुनिया को भी देखना बाकी है। आप सुन रहे थे भिलाई नगर से निवर्तमान विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को। लल्लन टॉप का ये चुनावी सफर यूं ही चलता रहेगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहें। शुक्रिया।